ये तस्वीरें ईरान से हैं। चारों तरफ कोहराम है, भागते हुए लोग जो नारे लगा रहे हैं डेथ टू डिक्टेटर यानी तानाशाह को मौत, मुल्ला मस्ट लीव, मुल्ला वापस जाएं। नारे लगाते इन लोगों के इर्द गिर्द ईरानी सुरक्षा बल हैं जिन्हें विरोध कुचलने के लिए भेजा गया है। उन्होंने 6 प्रदर्शनकारियों की जान भी ले ली है। तो सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है? लोगों के गुस्से के पीछे क्या वजह है? क्या ईरान का निज़ाम ये सब झेल पाएगा? आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Vari Solar and Sensodyne K. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। सबसे पहले एक तस्वीर देखिए। ईरान की राजधानी तेहरान, तारीख 29 दिसंबर। सड़क पर कोहराम, लोग भाग रहे हैं लेकिन बीच रास्ते में एक आदमी बैठा है पालथी मारे, एकदम शांत और निहत्था, सर झुकाए। उसके सामने ईरानी सेना के जवान मोटरसाइकिल पर सवार हैं। अब स्क्रीन के दूसरे हिस्से को देखिए। बाईं तरफ इतिहास है। 1989 का चीन, राजधानी बीजिंग का तियानमेन स्क्वायर। एक आदमी अकेले टैंकों के काफिले के सामने खड़ा है। सोशल मीडिया पर दोनों तस्वीरों में समानताएं ढूंढी जा रही हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अंजाम भी एक जैसा होगा। तियानमेन में विरोध प्रदर्शनों के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार नहीं हिली, आज तक कायम है। लेकिन क्या ईरान की सरकार इस झटके को झेल पाएगी? Sensodyne toothpaste for sensitive teeth. आज 2 जनवरी 2026 है। चिंगारी पिछले हफ्ते राजधानी तेहरान के ग्रैंड बाजार में एक हड़ताल से शुरू हुई थी जो अब आधे से ज़्यादा मुल्क में फैल चुकी है। देश में कुल 31 सूबे हैं, उनमें से 17 सूबों से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कोम शहर की। कोम शहर शिया इस्लाम का गढ़ है। ईरान की लीडरशिप भी शिया इस्लाम को मानती है। कोम शहर में लोग देश की थियोक्रेसी यानी धार्मिक शासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की झड़प में 6 लोग मारे जा चुके हैं। इन मौतों के साथ ईरानी अधिकारियों ने 50 लोगों की गिरफ्तारी की भी पुष्टि की है। ये विरोध ईरान में पहले के प्रदर्शनों से बहुत अलग है। वजह, इस बार बाजार से बात उठी है। इससे क्या फर्क पड़ता है, समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई और रजा शाह पहलवी की अमेरिका समर्थित सरकार का दौर खत्म हुआ। इस क्रांति की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ था ईरान के व्यापारी वर्ग का। वो लोग शाह की मॉडर्न नीतियों से खुश नहीं थे क्योंकि उनसे पश्चिमी दुनिया का दखल बढ़ रहा था। इस्लामिक क्रांति के लीडर अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी को देश वापस लाने के लिए चार्टर्ड प्लेन का खर्चा तक इन्हीं व्यापारियों ने उठाया था। ये लोग पारंपरिक हैं, मजहबी हैं। पिछले 46 साल से ईरान का निज़ाम मस्जिद और मार्केट के गठबंधन पर चल रहा था, लेकिन आज वो टूटता नजर आ रहा है। और ये सब शुरू हुआ 28 दिसंबर 2025 को। तेहरान में एक जगह है अलाउद्दीन शॉपिंग सेंटर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार है। 28 दिसंबर को वहाँ के दुकानदार हड़ताल पर चले गए। उसके बाद राजधानी के ग्रैंड बाजार में लोहे के व्यापारी और कालीन बेचने वालों ने भी ऐसा ही किया। इन सब ने वजह क्या बताई? अनिश्चितता की वजह। एक व्यापारी महंगाई झेल सकता है लेकिन ये नहीं झेल सकता कि नोट की कीमत दिन में 4 बार बदले। इनमें से ज़्यादातर व्यापारी इंपोर्टेड सामान पर निर्भर थे और अब अनिश्चितता ऐसी है कि इंपोर्ट की कीमत ही वो नहीं उठा पा रहे हैं। दरअसल ईरान की करेंसी रियाल एक ही दिन में 10 से 20% गिर रही है। इस ग्राफिक्स पर नजर डालिए। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत अब करीब 14,50,000 रियाल हो गई है। इसे अपने घर के हिसाब समझिए। आज $1 90 भारतीय रुपए के बराबर है। सोचिए अगर कल सुबह $1 1,500 रुपए का हो जाए तो क्या होगा? आपकी बैंक में रखी जमा पूंजी पानी सी हो जाएगी। ईरान के मिडिल क्लास के साथ यही हो रहा है। पिछले 10 साल में करेंसी 97% टूट चुकी है। 2015 में एक अमेरिकी डॉलर 32,000 रियाल के बराबर था। 2018 में $1 की कीमत 2.5 लाख रियाल के ऊपर चली गई। 2024 के अंत तक एक अमेरिकी डॉलर 8 लाख रियाल से ज़्यादा का हो गया और 2025 के अंत तक यानी पिछले हफ्ते एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14 लाख रियाल से भी ज़्यादा की हो गई। सरकारी कागज़ कहते हैं कि महंगाई 48.6% है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि खाने पीने की चीज़ों की महंगाई 70% तक पहुंच गई है। बात अब बाजार से निकलकर गली कूचों में आ गई इसी वजह से। और इस भीड़ में कौन है? हर देश की जगह तरह नौजवान तो हैं ही, जिन्हें हम जेनजी कहते हैं। बुजुर्ग पेंशनर भी हैं जिनकी जिंदगी की जमा पूंजी रद्दी सी हो रही है। और तभी नारे लग रहे हैं डेथ टू डिक्टेटर्स, तानाशाह की मौत। निशाने पर कौन है? 86 साल के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई 1989 से ईरान की सबसे ताकतवर गद्दी पर बैठे हुए हैं।
आप पूछेंगे कि सरकार ऐसे हालात से निपटने के लिए क्या कर रही है। ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान। उन्हें पद संभाले हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हुआ। उनके लिए यह साल किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। शपथ ग्रहण वाले दिन ही ईरान में हमास के लीडर इस्माइल हानिया की हत्या हो गई। फिर 2025 में इजराइल के साथ जंग हुई, उसमें खुद पेजेश्कियान की जान बाल बाल बची। इजराइल ने उनके एक बंकर को निशाना बनाया था। इसी जंग में अमेरिका ने देश के परमाणु ठिकानों पर बमबारी भी की और अब देश की इकॉनमी डूब रही है। लेकिन पेजेश्कियान साहब का जवाब सुनिए। वो कहते हैं, मुझसे चमत्कार की उम्मीद मत रखो। पिछले महीने उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में छात्रों से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे एक गाली मत दो। अपने अफसरों से एक मीटिंग में कहा, मान लो कि केंद्र सरकार है ही नहीं, अपनी समस्याएं खुद सुलझाओ। ईरान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई राष्ट्रपति इतनी साफगोई के साथ अपनी बेबसी कबूले। पेजेश्कियान अपने कार्यकाल में दिखाते रहे हैं कि वो पुराने कट्टरपंथी नेताओं से अलग हैं, इसलिए जैसे ही बवाल बढ़ा उन्होंने कहा कि मैं प्रदर्शनकारियों से मिलूंगा। उनके प्रवक्ता ने बयान भी जारी किया और कहा, शांति से विरोध करना जनता का संवैधानिक हक है। लेकिन सब बातें खोखली निकली, क्योंकि पुलिस और फौज राष्ट्रपति के ऑर्डर नहीं मानती। उनका कंट्रोल सुप्रीम लीडर के पास है। प्रदर्शनकारियों की मौत से पहले 30 दिसंबर को राष्ट्रपति ने व्यापारियों से भी मुलाकात की थी और उसके बाद सेंट्रल बैंक के गवर्नर मोहम्मद रजा फरजीन को भी बर्खास्त किया था। फरजीन पुराने कट्टरपंथी निजाम के आदमी थे। उनकी जगह लाया गया अब्दुल नासिर हिम्मती को। हिम्मती सुधारवादी हैं, पेजेश्कियान के पुराने वित्त मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया है। गवर्नर के हाथ में जो कुछ है वो इकॉनमी के लिए सिर्फ मरहम का काम करेगा, क्योंकि बीमारी ज्यादा गहरी है। और बीमारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, दुनिया से अलगाव। वजह, ईरान के पास सब कुछ है, बेशुमार तेल, गैस के भंडार और पढ़े लिखे लोग। कायदे से ईरान को मिडिल ईस्ट का सबसे अमीर मुल्क होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। ईरान की जीडीपी करीब $400 बिलियन की है। बिलियन यानी कि अरब। उनके पास सऊदी अरब जितना तेल और गैस भंडार है। लेकिन सऊदी की इकॉनमी कितनी बड़ी है? $1 ट्रिलियन की इकॉनमी है, खरब। ईरान की आबादी तुर्की जितनी है। तुर्की के पास तो तेल भी नहीं है, फिर भी उसकी इकॉनमी 1 ट्रिलियन से ज्यादा की है। तो फिर ईरान 400 बिलियन पर क्यों अटका है? इसकी वजह है एक बीमारी जिसका नाम है डच डिजीज। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे संसाधन का शराब भी कहते हैं। जब किसी देश को अचानक बहुत सारा तेल मिल जाता है तो उसकी ज्यादातर कमाई तेल पर केंद्रित हो जाती है। देश के बाकी धंधे कमजोर पड़ जाते हैं और फिर जिस दिन तेल के दाम गिरते हैं पूरा देश अपनी अर्थव्यवस्था समेत औंधे मुंह गिरने लगता है। ईरान के साथ यही हुआ। उसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है, दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं हो सका। 2000 के दशक से ही पश्चिमी देशों ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। तर्क दिए कि ईरान चोरी छिपे परमाणु बम बना रहा है। इन प्रतिबंधों ने ईरान की ऑयल इकोनॉमी को कमजोर किया। फिर उम्मीद की एक किरण नजर आई 2015 में, जब बराक ओबामा के कार्यकाल में पश्चिमी देशों और ईरान के बीच एक समझौता हुआ। ईरान ने वादा किया कि वो तय सीमा से ज्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा, यानी परमाणु बम बनाने के लिए जो एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत पड़ती है उसे नहीं बनाएगा। इस वादे के बदले में ईरान को अमेरिका समेत तमाम मुल्कों ने प्रतिबंधों में ढील दी। अर्थव्यवस्था में सुधार आने लगा। फिर साल बदला और बदला अमेरिका का सत्ता समीकरण। 2016 के चुनाव में ट्रंप राष्ट्रपति बन गए जीतकर। 2018 में उन्होंने अमेरिका को इस डील से वापस खींच लिया, प्रतिबंध वापस लगा दिए। ईरान को झटका लगा। 2 साल तक मंदी रही। फिर 2021 से 2024 के बीच थोड़ा सा संभला और इस बार वजह बनी चीन की सक्रियता। अमेरिका ने पाबंदी लगाई, लेकिन चीन ने ईरान का तेल खरीदना जारी रखा। 90% तेल चीन जाने लगा। ईरान खुश था, उसे लगा कि उसने अमेरिका को चकमा दे दिया। लेकिन पिछले कुछ महीनों में खेल पलट गया। सितंबर 2025 में प्रतिबंधों का एक बड़ा जत्था आया। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने स्नैपबैक मैकेनिज्म शुरू कर दी। ये किस्म का इमरजेंसी ब्रेक समझ लीजिए, जिससे 2015 की न्यूक्लियर डील के पहले वाले प्रतिबंध वापस आ गए हैं। ऐसे में ईरान को अपना तेल बहुत सस्ता बेचना पड़ रहा है, यानी आमदनी कम हो रही है। अब साफ है कि अगर ईरान पश्चिमी प्रतिबंधों से निजात पाले तो ही हालत सुधर सकते हैं, पर क्या वो ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा है? उसने ये कोशिश की थी। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही अमेरिका और ईरान ने नए सिरे से एक न्यूक्लियर डील पर बातचीत शुरू की। कई राउंड तक चर्चा हुई। इससे पहले कि दोनों देश किसी समझौते पर पहुंचते, इजराइल ने जंग छेड़ दी। जून 2025 में उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। तर्क दिया कि ईरान बम बनाने से कुछ ही हफ्ते दूर है, बातचीत से काम नहीं चलेगा। और इसके बाद ये झड़पें शुरू हुई। ईरान ने भी पलटवार किया। बात आगे बढ़ी तो अमेरिका भी कूदा। उसने इतिहास में पहली बार ऐसा किया कि ईरान की जमीन पर जाकर कार्रवाई की। परमाणु ठिकानों पर बम गिराए गए। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. और इसके अगले ही दिन ट्रंप दुनिया के सामने आए और बोले, सबके मिशन पूरे हो चुके हैं, अब जंग खत्म।
लेकिन क्या वाकई मिशन पूरे हो गए? ये सवाल अभी बना हुआ है, क्योंकि अभी तक साफ नहीं कि अमेरिका और इजराइल की बमबारी से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का कितना नुकसान हुआ। ऐसे में ईरानी जनता के भीतर ये खौफ भी बना रहता है कि किसी भी वक्त इजराइल और अमेरिका बमबारी कर सकते हैं। तो सवाल ये भी कि अब ईरान ऐसे में करे क्या? जड़ से इस लड़ाई को खत्म क्यों नहीं कर देता? क्या बातचीत से मसले हल नहीं हो सकते ताकि प्रतिबंधों से निजात मिले? इस सवाल के जवाब में एक बार फिर सुप्रीम लीडर का नाम आता है। ईरान की विदेश नीति सुप्रीम लीडर के हाथ में है। खामेनेई अब भी पुराने ढर्रे पर है। अमेरिका का विरोध, ये विचारधारा एक वक्त तक कारगर भी थी, लेकिन अब नहीं है। ईरान शिया बहुल देश है। शिया इस्लाम की बुनियाद प्रतिरोध पर टिकी है। 7वीं सदी में इमाम हुसैन ने यजीद की विशाल फौज के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया था। उनके पास कम लोग थे, वो जानते थे कि मौत तय है, पर वो लड़े। शिया मत यही सिखाता है कि अन्याय के साथ जीने से बेहतर है न्याय के लिए मर जाना, यानी कि शहादत। न्यूयॉर्कर मैगजीन में पत्रकार रॉबिन राइट लिखते हैं इसी हवाले से कि मैंने ईरान में दशकों तक सफर किया। वहाँ के लोग बहुत हद तक सेकुलर हैं, लेकिन लड़ने का जज्बा उनकी संस्कृति में, उनके डीएनए में बस गया है। उन्हें हमेशा लगता है कि पूरी दुनिया उन्हें मिटाना चाहती है, इसलिए वो डटे रहते हैं। लेकिन अब खामनेई की रणनीति की चमक फीकी पड़ रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस दुश्मनी की कीमत चुकाते चुकाते हम खुद को मिटा लेंगे? हसन रूहानी जैसे पूर्व राष्ट्रपति अब खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिका से दुश्मनी खत्म करो, बात करो। क्या खामनेई ये रास्ता चुनेंगे? और नहीं चुना तो क्या हो सकता है? हमने बिट्स लॉ स्कूल में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन से इस मसले पर बात की। देखिए, ईरान में जो सत्ता है, जिसको क्लैरिकल एक गवर्नमेंट कहते हैं, थियोक्रेसी कहते हैं, इसको जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था अयतुल्लाह khomeini, जिनके फिर उत्तराधिकारी की तरह अयतुल्लाह खामेनेई सत्ता में आए थे। इस थियोक्रेसी के फाउंडेशन में एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, और वो है अमेरिका का विरोध करना। कोई भी सुप्रीम लीडर ईरान का, चाहे वो खामेनेई हो या इनके रिप्लेसमेंट में कोई भी अगर और सुप्रीम लीडर आता है, जो अयतुल्लाह ही होगा, वो कभी भी इस तरह का एक डिसीजन नहीं ले सकते कि वो डायरेक्टली अमेरिका से रिक्वेस्ट करें कि उनको किसी भी तरह की मदद दी जाए, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे सैन्य मदद हो, चाहे किसी भी तरह की मदद हो। क्या हो सकता है? उसके चांसेस ये बनते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर डायरेक्टली बात ना करके जो प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियान, उनसे कहें कि वो वेस्ट की तरफ हाथ बढ़ाएं, दोस्ती का, समझौते का। जो समझौता होना होगा वो फिर ईरान के परमाणु प्रोग्राम के ऊपर होगा। और ये एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है ईरान के लिए, क्योंकि ये दोनों ही उनके लिए बहुत जरूरी है कि अमेरिका का विरोध करना, और एक उन्होंने अपने देश की इज्जत इस दांव पे लगाई हुई है कि ईरान का पूरा हक बनता है कि वो एक परमाणु प्रोग्राम चलाए। परमाणु बम की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पीसफुल एनर्जी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। वो चलाने पे उन्होंने अपनी साख दांव पे लगाई हुई है। तो पेजेश्कियान से शायद ये कहा जा सकता है, जो सुप्रीम लीडर है उनके द्वारा, कि वो यूरोप की तरफ रुख करें और यूरोप से मदद की गुहार लगाएं कि यूरोप किसी तरह अमेरिका को समझाए। ईरान के पास जो सबसे खास देश है जिसकी तरफ ईरान सबसे पहले जाएगा, वो है चीन। चीन ने पिछले दशक में $30 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट भी किया है। $60 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट का उन्होंने एक 5 साल का एक एग्रीमेंट भी साइन किया है। आर्थिक एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, और उसी के तहत उसी में इनबिल्ट है इसको कि इस इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया जाए। ऐसे में जिस हालात में अभी ईरान है, ईरान का यूरोपियन यूनियन की तरफ जाना और अमेरिका की तरफ जाने से पहले चीन की तरफ जाना ज्यादा सेंस बनाता है। ईरान की थियोक्रेसी के खिलाफ अब तक कई चुनौतियां आई हैं। इस्लामिक क्रांति के 4 महीने बाद ही वहां इराक में तख्ता पलट हुआ था। सद्दाम हुसैन के पास राष्ट्रपति की कुर्सी आई थी। सद्दाम हुसैन जिनकी पहचान सुन्नी मुस्लिम की है। ईरान में क्रांति शिया मुस्लिमों की थी। सद्दाम को डर हुआ कि इस क्रांति की आग इराक के शिया मुस्लिमों तक भी पहुंच सकती है, इससे उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती। और इसी डर में सद्दाम ने 1980 में ही ईरान पर हमला कर दिया। मंसूबा था लड़ाई को हफ्तों में खत्म करना, लेकिन ईरान ने करारा जवाब दिया। उधर अमेरिका ने इराक को खुफिया जानकारी पहुंचाई तो लड़ाई खिंची। 1988 तक युद्ध चला, पर नतीजा नहीं निकला। इसके बाद पश्चिमी प्रतिबंधों का दौर आया। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन देश चलता रहा। भीतर से भी चुनौतियां उभरी। मसलन 1999 में एक छात्र आंदोलन हुआ। 2022 में महसा अमीनी के प्रोटेस्ट हुए। हर बार सड़क पर नारा लगा तानाशाह को मौत, लेकिन सरकार ने ताकत के जोर पर ये आवाजें दबा दी। इस बार अंजाम क्या होगा? सवाल बड़ा है, क्योंकि ईरान कई मोर्चों पर पहले से कमजोर है। पिछले साल तक उसका गेम प्लान सेट लग रहा था। जंग घर में नहीं थी, पड़ोसियों के यहां हो रही थी।
लेकिन अब हालत क्या है, ये नक्शा देखिए। ईरान के पास एक ताकतवर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था। यमन में हुती विद्रोही, गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया में बशर अल असद की सरकार। इजराइल को ईरान से खुली जंग लड़ने से पहले इनसे लड़ना पड़ता था, लेकिन मिडिल ईस्ट का ये पावर बैलेंस अब बदल चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास और यमन में हुती विद्रोहियों को इजराइल ने कमजोर कर दिया है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार ढह चुकी है। ऐसे में ईरान दुश्मन के सामने बेपर्दा सा नजर आ रहा है। इजराइल से जंग के बाद लीडरशिप का सारा ध्यान मिलिट्री को मजबूत करने में लगा है। ऐसे में क्या वो भीतर से पनप रहे खतरे और आर्थिक चुनौतियों से निपट पाएंगे? प्रोटेस्ट का क्या अंजाम हो सकता है, हमने पूछा एक्सपर्ट से। पहले भी इस तरह के हुए, ये पिछले 3 सालों का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। इन प्रोटेस्ट को ज्यादा हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि ईरान की सरकार एटलीस्ट रीजनल लेवल पे पूरे क्षेत्र में इतनी वीक कभी नहीं रही है जितना पिछले साल इजराइल के अटैक्स के बाद से हुई है। ईरान का जो एक रुतबा था पूरे मिडिल ईस्ट में वो भी बहुत कमजोर पड़ चुका है। लेकिन अगर इनके बेसिस पे हम ये सोचने लगे कि इन प्रोटेस्ट की वजह से ईरान का तख्ता पलट हो जाएगा, ईरान में सत्ता चेंज हो जाएगी, तो अभी हम वहां नहीं है और वो बहुत बड़ी एक चेंज होगा। ईरान में जो सरकार है उसमें जो अयातुल्ला है वहां के, उनका बहुत ही तगड़ा कंट्रोल है ईरान के ऊपर। वो कभी ये नहीं करेंगे कि वो प्रोटेस्टर से बात करके डेमोक्रेसी की तरफ एक कदम उठा ले या फिर अपने हाथों में जो ताकत है उसको दे दे। वो कभी नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जैसे माशा अमीनी के केस में भी हुआ था, कुछ दिनों तक इन प्रोटेस्टर्स को अलाउ किया जाएगा कि प्रोटेस्ट करते रहें। जैसे कई बार एक थियरी भी बात करी जाती है कि प्रेशर कुकर टैक्टिक्स की बात करी जाती है कि प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, थोड़ा वक्त दिया जाए कि प्रेशर कम हो जाए। और प्रेशर कैसे कम होगा कि जितनी भी जनता के लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उनको प्रोटेस्ट करने का मौका दिया जाए। हाँ, जो ज्यादा पॉलिटिकल डिमांड उठाते हैं उनको जरूर अरेस्ट किया जाएगा। हफ्ते 10 दिन के प्रोटेस्ट के बाद सरकार डेफिनेटली सिक्योरिटी फोर्सेस को यूज करेगी और इन सारे प्रोटेस्टर्स को जो जितने भी प्रोटेस्ट स्पॉट्स हैं उन सबको साफ किया जाएगा, उन प्रोटेस्ट को खत्म किया जाएगा। सरकार में बदलाव होने की आशा मुझे नहीं दिखती है अभी ईरान में। ईरान के प्रदर्शनों पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। नया साल शुरू हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था। स्विट्जरलैंड के ले कॉन्स्टलेशन बार में पार्टी शबाब पर थी। तेज हिप हॉप म्यूजिक बज रहा था, लोग नाच रहे थे। कोई जल्दी में नहीं था जाने की। आखिरकार नया साल शुरू हुआ था। ये जगह थी क्रांस मोंटाना, स्विट्जरलैंड के एल्प्स पहाड़ों में बसा एक महंगा स्की रिजॉर्ट। बाहर अंधेरा था, भीतर रोशनी, और था शोर और जोश। ले कॉन्स्टलेशन कोई आलीशान क्लब नहीं था। ऊपर की मंजिल पर टीवी स्क्रीन लगी थी जहां खेल दिखाया जाता था और नीचे बेसमेंट में कम रोशनी, तेज म्यूजिक और डांस फ्लोर था। ज्यादातर युवा आते थे, कई 18 साल से भी कम उम्र के, अधिकतर स्विट्जरलैंड और यूरोप के दूसरे देशों से। लोग 2026 का स्वागत करने के लिए जमा हुए थे, लेकिन उनमें से कई लोग उगता सूरज कभी नहीं देख पाए। दरअसल रात करीब 1:30 बजे सब बदल गया। क्या हुआ, इसकी जांच अभी जारी है। 2 चश्मदीदों के मुताबिक एक बारटेंडर ने महिला स्टाफ को अपने कंधों पर उठा रखा था। उस महिला के हाथ में शैंपेन की बोतल थी। बोतल में स्पार्कलर या फ्लेयर जल रहा था और वो लकड़ी की छत के बहुत पास था। सोशल मीडिया पर डाली गई एक तस्वीर में शैंपेन की बड़ी बोतल से सफ़ेद आग निकलती दिख रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद हुक्का पीने के लिए रखा कोयला गिर गया। जो भी वजह रही हो, आग ने बेसमेंट की छत को पकड़ लिया। लपटें तेजी से फैली। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियोस में लोग आग की रोशनी में भागते दिख रहे हैं और इस दौरान तेज म्यूजिक भी बज रहा है। कुछ अपने स्वेटर से आग बुझाने की कोशिश भी कर रहे थे, पर कुछ ही सेकंड्स में इसने विकराल रूप ले लिया। स्विस अधिकारियों ने इसे एब्रांजमा जेनेरोलिजे बताया, यानी ऐसी आग जिसमें जहरीली गैस निकलती है फिर अचानक सब कुछ भड़क पड़ता है। फायर ब्रिगेड की भाषा में इसे फ्लैश ओवर या बैक ड्राफ्ट कहते हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस आग में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 115 घायल हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन ने 5 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। स्विस पुलिस का कहना है मृतकों की पहचान में कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं। बाद में उस वक्त कितने लोग थे ये भी अभी साफ नहीं है। हादसे के शिकार दूसरे देशों के लोग भी हुए। इटली ने कहा कि उसके 16 नागरिक लापता हैं, 12 घायल हैं। फ्रांस ने कहा कि उसके 8 नागरिक लापता हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी एक नागरिक घायल हुआ है। अगली सुर्खी, चीन ने 2026 की शुरुआत एक विवादित फैसले के साथ की। 1 जनवरी से चीन में कॉन्ट्रासेप्टिव्स महंगे कर दिए गए हैं। इसे लोग कॉन्डोम टैक्स कह रहे हैं। दरअसल सरकार ने कॉन्डोम और दूसरे गर्भ निरोधक उत्पादों पर 13% वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगा दिया है। इस फैसले की घोषणा पिछले साल हुई थी और ये 1 जनवरी से लागू हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये टैक्स ठीक उसी दिन लागू हुआ जब चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी में ढील दिए जाने के 10 साल पूरे हुए हैं। दरअसल 1980 से 2015 तक चीन में सख्त 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू थी। इस नीति को
डेन शॉपिंग के दौर में लागू किया गया था। इस कानून के तहत अगर किसी परिवार के एक से ज़्यादा बच्चे हुए तो उन पर जुर्माना लगता था। कई मामलों में जबरन नसबंदी भी करा दी जाती थी। शुरू में जन्म दर पर काबू हुआ, लेकिन लॉन्गर रन में चीन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। आज चीन के सामने तेजी से बूढ़ी होती आबादी की समस्या है। इसी संकट को देखते हुए चीन ने 1 जनवरी 2016 से वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी थी। पर कहानी पलट गई। देश की अर्थव्यवस्था सुस्त थी, महंगाई बढ़ रही थी, जिंदगी की लागत ज़्यादातर लोग इस रिलैक्सेशन के बाद भी दूसरे बच्चे के लिए तैयार नहीं थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन उन देशों में शामिल हो गया जहां बच्चों को पालना महंगा पड़ता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीन की आबादी लगातार 3 साल से घट रही है। साल 2024 में चीन में सिर्फ 95.4 लाख बच्चे यानी 95,40,000 बच्चे पैदा हुए। ये आंकड़े आज चीन की जनसंख्या नीति की सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। ये थी सुर्खियां दिन की, और खबरों के लिए रुक करते हैं न्यूज रूम का। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान को खुली धमकी दी है। कहा है, अगर ईरान ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारा तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, हम उन्हें बचाने आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक लाइन का इस्तेमाल किया, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, मतलब हमारी बंदूकें भरी हुई हैं, निशाना सेट है। उधर तेहरान से भी जवाब आया और जवाब देने आए अली लारिजानी। ये ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं। लारिजानी ने ट्रंप को आगाह किया, कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें टांग अड़ाई तो पूरे इलाके में कोहराम मच जाएगा, अमेरिकी हितों का नुकसान होगा। लारिजानी ने एक और लाइन बोली, कहा अमेरिकी लोग अपने सैनिकों की खैर मनाएं, ट्रंप जो एडवेंचर कर रहे हैं वो भारी पड़ेगा। ये धमकी क्या है? याद कीजिए जून 2025 जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम गिराए थे, तब जवाब में ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस अल उदीद पर हमला कर दिया था। यानी ईरान बता रहा है कि उसकी मिसाइलें कहां तक पहुंच सकती हैं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। देश की दुनिया की खबर रखते चलिए, क्योंकि ये खबरें ही हैं जो हमें सजग चौकन्ना रखती हैं। शुभ रात्रि। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।